मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर बैंकिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एक कंट्री के बैंकिंग सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इकोनॉमी में मनी क्रिएशन ये दोनों बॉडीज किस तरीके से कर रही हैं और इनकी और क्या क्या फंक्शंस हैं। हम बेसिकली इन सब टॉपिक्स के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में सभी बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सेंट्रल बैंक होता क्या है। बेसिकली बैंक से हमारे दिमाग में इमेज क्या बनती है कि ऐसी कोई बॉडी जो क्या लोगों के पैसे डिपॉजिट कर रही है, लोन्स एक्सटेंड कर रही है, राइट। तो बैंक से हम ये चीजें समझते हैं। लेकिन जब किसी बैंक के साथ सेंट्रल लग जा रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है। किस तरीके से? सेंट्रल का मतलब होता है एक सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जितने भी देश में बैंक्स है उनकी एक सेंट्रल अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ये हमारी कंट्री का एपेक्स बैंक होता है, यानी कि सबसे टॉप टायर बैंक होता है। हाँ, जैसे कि हमारी कंट्री में इस बैंक का क्या नाम है? आरबीआई। आरबीआई हमारी कंट्री का क्या है? सेंट्रल बैंक है। इस बैंक का बेसिकली काम क्या होता है हमें पता है, नोट इशू करना। हाँ, लोगों को मनी सप्लाई कैसे करते हैं? ये नोट्स इशू करके नोट प्रिंट करते हैं और लोगों तक उसकी सप्लाई की जाती है, राइट। लेकिन क्या जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, जो आरबीआई है, उसका काम सिर्फ नोट प्रिंट करना ही है? नहीं, एक बैंक के, एक सेंट्रल बैंक के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जिसमें से नोट प्रिंटिंग भी एक है। ये तो हमें पता ही है कि सेंट्रल बैंक का क्या काम है, एक तो नोट इशू करना। और सेंट्रल बैंक का क्या काम है? लोन्स देना। किसको लोन्स देगी? कमर्शियल बैंक्स को, गवर्नमेंट्स को। हाँ, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, डिफरेंट बैंक्स है, अगर इनको लोन की जरूरत पड़ जाए, हाँ, इनके फंक्शनिंग के लिए, अगर कमर्शियल बैंक्स को फंक्शन करने के लिए लोन की जरूरत है, वो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास आएगी। तो सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक बोलते हैं। कि जो बैंक्स है उसका भी ये क्या है? बैंकर है। जो सेंट्रल बैंक है ये एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है सभी बैंक्स के लिए, यानी कि ये ध्यान रखता है कि जो जो बैंक्स है ये सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जो भी रिजर्व्स इन्हें रखने को बोले गए हैं, पैसा इन्हें अलग साइड पे रखने को बोला गया है, जो इनको बोला गया कि यार ये मेंटेन करके रखो, क्योंकि कोई विड्रॉ करने भी तो आ सकता है आपके पास, क्या वो मेंटेन कर रहे हैं? ऐसी सभी चीज़ों पे जो बैंक्स है उनकी फंक्शनिंग पे, या अगर उन्हें ज़रूरत है लोन्स की, उन सब के लिए जो कमर्शियल बैंक है उसके लिए भी एज अ पेरेंट बैंक कौन रोल प्ले करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। तो इसे क्या बोला जाता है? बैंकर्स बैंक बोला जाता है। और हमने बात की कि जो सेंट्रल बैंक है वो किसको लोन्स दे रहा है? गवर्नमेंट को लोन दे रहा है। अब एक गवर्नमेंट है, उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए पैसा चाहिए। अगर वो पैसा वो लोन पर लेना चाहती है तो वो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। तो बेसिकली जो एक सेंट्रल बैंक होता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए 3 रोल्स प्ले करता है। एक तो उसके बैंकर का, यानी कि उसको लोन्स देता है, राइट, उसको जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसका ध्यान रखता है, ठीक है। और वो प्ले करता है रोल एजेंट का। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में। आप बेसिकली समझ सकते हो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऐसे गवर्नमेंट प्रॉमिसेस होते हैं जब वो लोगों से पैसा रेस करते हैं एंड उनको फ्यूचर पेमेंट का वादा करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना या बाय करना, उसके लिए जो बीच में एज अ एजेंट रोल प्ले करता है वो भी कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक। थर्ड कौन सा रोल प्ले करता है हमारी गवर्नमेंट के लिए? एडवाइजर का। यानी कि वो हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बना रही है देश में, तो वो किसके पास जाती है?
सेंट्रल बैंक के पास जाती है और उनसे सलाह करती है कि यार ये पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या हमें ये पॉलिसी लागू करनी चाहिए, इस तरीके से बनानी चाहिए, इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। हाँ, ऐसी सभी चीजों में 3 रोल्स कौन प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के लिए? हमारा सेंट्रल बैंक। कौन कौन से 3 रोल्स हमने डिस्कस किए? एक तो उनका बैंकर बन जा रहा है, एक उनका एजेंट बन जा रहा है, और एक उनके लिए एक एडवाइजर का रोल भी प्ले कर रहा है। हाँ, अब हमें समझ आ गया कि वो किस तरीके से कमर्शियल बैंक के लिए एक सुपरवाइजरी का रोल प्ले कर रहा है और किस तरह गवर्नमेंट के लिए भी डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो इसको सम अप कर देता है, एक पॉइंट में हमारी बुक लिख देता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। यानी कि अगर किसी को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है लेकिन उसको कहीं से भी वो हेल्प नहीं मिल रही, तो वो किसके पास आ जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। ऐसे अगर गवर्नमेंट को कुछ स्कीम लॉन्च करना है, कुछ भी काम करना है, उनका वर्किंग है एंड उसके लिए उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो वो गवर्नमेंट किसके पास आ जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा क्या हो जाएगा? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी कि अगर किसी के पास भी नहीं मिल रहा है तो यार मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तो दे ही दूंगा पैसे। समझ गए हम एकदम बिल्कुल बात? ये 3 पॉइंट्स हमें समझ आ गए। अच्छा, तो लोन्स का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कैसे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है? लोन्स दे रहा है। पर क्या सिर्फ लोन देना और नोट इशू करना यही 2 काम है? नहीं, सेंट्रल बैंक और भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। हम एक फंक्शन को समझेंगे, फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हमारे पास 2 बैंक्स है, एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। अब क्या हुआ? ए बैंक ने बी बैंक को 10,000 रुपीज पे करना है, बी बैंक ने ए बैंक को 20,000 रुपीज पे करना है, राइट। इक्वेशन क्लियर है? ए से जाएगा पैसा यहाँ पे 10,000, बी से जाएगा यहाँ पर 20,000। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करता है कि इंस्टेड ये 30,000 रुपीज इधर उधर हो कि इनका जो डिफरेंस है उसे मैनेज करवा देते हैं। वो बोलते हैं अच्छा ए ने इसको 10,000 रुपीज देने, बी ने 20,000 देने, तो एक काम करो, ए कुछ मत दो, बी क्या करेगा? तुम्हें 10,000 रुपीज पे कर देगा। अमाउंट सेटल हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसे बोला जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो डिफरेंट बैंक्स के बीच में जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको क्या कर देता है? सेटल करवा देता है। हाँ, बेसिकली इतना कैश इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। एक 10,000 की अमाउंट के साथ ये सारी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? सेटल हो सकती है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? अच्छा, हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। हमारे रुपीस का क्या वैल्यू है इन कंपैरिजन टू डॉलर, डॉलर का कितना वैल्यू है, रुपीस का कितना वैल्यू है, ये चीज़ें हमने सुनी हुई है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन की तरह भी रिएक्ट करता है जो है हमारा सेंट्रल बैंक। क्या मतलब है इस बात का? कस्टोडियन कौन होता है? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की जो कस्टडी संभाल रहा है। बेसिकली जब डॉलर का रेट समझ लो हाई हो रहा है, हमारा रुपीस का रेट लो हो रहा है, इसको मैनेज करना, हाँ, कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको डिक्रीज होने से रोका जाए, कैसे उसका लेवल अप किया जाए, ये सारे फंक्शंस भी कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई। यानी कि वो फॉरेन एक्सचेंज के कस्टोडियन के रूप में, एज अ कस्टडी होल्डर के रूप में एक्ट करके उसे क्या करता है? मैनेज करता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज सेल किया जाए, परचेज किया जाए, ताकि जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो बेटर हो सके। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ आ गई कि आरबीआई जो है वो कितने सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो आरबीआई है बेसिकली वो जो सब काम कर रहा है उससे ये करने की क्या कोशिश कर रहा है? ये क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो मनी का सप्लाई है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लोगों के पास ज़्यादा पैसा भेजा जाना चाहिए, कम पैसा भेजा जाना चाहिए। इस टाइप की बातों को कौन सुपरवाइज करके कंट्रोल कर रहा है? हमारा सेंट्रल बैंक।
तो बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक नोट इशू करने का नहीं, मल्टीपल फंक्शंस क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक कंट्री में। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि जो सेंट्रल बैंक है बेसिकली वो है क्या, एक एपेक्स बैंक है, टॉप टायर बैंक है, जो कि सारी इकोनॉमी के मनी फ्लो पे, मनी सप्लाई पे क्या रख रहा है, चेक रख रहा है। और इसका एम क्या है, एंड गोल क्या है इसका, ये सारा मैनेजमेंट करके, लोन्स देके, पैसे लेके, डिपॉजिट्स करके, सुपरवाइज करके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करके, ये सब करके बेसिकली इसका मुद्दा क्या है, करना क्या चाहता है, एक कंट्री में ज़्यादा स्टेबिलिटी लाना चाहता है, बेटर जीडीपी करना चाहता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बेटर होगा, फॉरेन एक्सचेंज में अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बेटर होगी, तो बेसिकली इट्स गुड फॉर अवर कंट्रीज जीडीपी, गुड फॉर इट्स ग्रोथ, राइट। तो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है उसका मुद्दा ये होता है कि किस तरीके से वो मनी को मैनेज करे ताकि जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, वो प्रमोट हो सके और जीडीपी बेटर हो सके। होपफुली हमें सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं बिल्कुल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं एंड वो किस तरीके से इकोनॉमी में मनी क्रिएट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोस के साथ। आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी चैनल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।